मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। तो मोटिवेशन जो शब्द है, ठीक है, मोटिवेशन जो शब्द है हमारा, ये जो मोटिवेशन शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है, और ये मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। किससे हुई है? दो शब्दों से। कौन कौन शब्द हैं वो? एक होता है मोटम और एक होता है मोवियर। समझिएगा, कई बार हमारे अंदर कंफ्यूजन होता है कि सर मोटम सही है कि मोवियर सही है। देखिए एनसीईआरटी बुक्स में लिखा हुआ है मोवियर, ठीक है, और पूर्व एग्जाम्स में एक प्रश्न आया था कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है मोटम। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है, दोनों शब्द कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, एक ही इनमें से आएगा। बात एक ही है, चाहे वो मोटम हो चाहे वो मोवियर हो, ठीक है। मोटम भी लैटिन भाषा का शब्द है और ये भी किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है मोवियर भी, और दोनों का अर्थ होता है टू मूव। क्या होता है? टू मूव, और टू मूव का मतलब क्या होता है? गति करना। क्या करना? गति करना। यानी जो कारक हमारे जीवन में गति प्रदान करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? मोटम MOTUM मोटम, दूसरा मोवियर MOVRE मोवियर। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? टू मूव। टू मूव का मतलब क्या होता है? गति करना, ठीक है। तो हमारे जीवन में कोई भी ऐसा कारक जो हमें आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे दौड़ाने के लिए प्रेरित करता है, उस शब्द का नाम क्या है? मोटिवेशन है। यानी कोई व्यक्ति सो रहा है और वो व्यक्ति सोता हुआ खड़ा होगा, ये मोटिवेशन है। खड़ा होने के बाद चलने लग जाएगा, ये मोटिवेशन है। और चलने के बाद वो दौड़ना शुरू कर देगा, ये मोटिवेशन है, ठीक है। तो शरीर में जो हमारे अंदर गति पैदा करता है, जो लक्ष्य की ओर हमें प्रेरित करने वाली क्रिया है, उसको वास्तव में हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। अभी तक यहां से कितने प्रश्न पूछे गए? केवल एक प्रश्न पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है? मोटिवेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है? मोटम से मिलकर बना, और मोटम का मतलब होता है टू मूव यानी गति करना। दूसरा शब्द क्या है? मोवियर है। तो बात एक ही है, दोनों आपको अपने जहन में रखने हैं। अभिप्रेरणा को एक प्रश्न और पूछा गया, अभिप्रेरणा अधिगम का कौन सा राजमार्ग है? सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक उत्तेजना। ये तो इस शब्द की अर्थ की चर्चा अपने होगी। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, सिंपल वे में समझना है। मोटिवेशन हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2 प्रश्न एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले आपको अर्थ को समझना है। अर्थ आंतरिक उत्तेजना हो गया, ठीक है। ये अधिगम, इसके लिए बहुत, अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति को माना गया है। बिना अधिगम इसके कभी भी नहीं होगा। अधिगम का हृदय इसको बोला जाता है, सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग इसको बोला जाता है, सुनहरी सड़क इसको बोला जाता है। और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम और मोवियर से हुई, जिसका मतलब होता है टू मूव, गति करना। यानी जो कारक मेरे जीवन में गति प्रदान करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। समझ में आ गया यहाँ तक? अब अपन इसकी डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? परिभाषाओं की अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए, परिभाषा जब भी पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा हर टॉपिक में डेफिनेशन आएंगी। कितनी सारी कवर कर सकते हैं ये आपकी स्टेमिना और आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा हमेशा आपसे निवेदन रहेगा कि जो आ चुकी हैं वो जरूर पढ़ लें। और मैं एक अपना अनुभव बताऊंगा, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आप कम से कम उसको जरूर देख लें। बाकी मैं चर्चाएं कंप्लीटली आपके साथ करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मोटिवेशन की डेफिनेशन की अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इसमें होती है वो है गुड के अनुसार। गुड, ठीक है, इसको क्वार्टर गुड पूरा इसका नाम है, स्पेशली आप याद रखना गुड। क्वार्टर गुड या गुड क्या है याद रखना है। गुड क्या है? गुड की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मैंने कहा बहुत सारे डेफिनेशन है, कंप्लीटली आप कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जरूर देखना। अभी तक जितने भी पर्सन मोटिवेशन की डेफिनेशन पे आए केवल इसी पे आए, मतलब ये क्या होगी? इंपॉर्टेंट होगी। ये क्या होगी? इंपॉर्टेंट। बाकी देखें जरूर देखना है। क्वार्टर गुड ने क्या कहा है? किसी भी क्रिया कार्य को आरंभ करने, मतलब कोई भी क्रिया है उसको आरंभ करने, ठीक है, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, ठीक है। 3 चीजें इसने बोली हैं। क्वार्टर गुड कहता है कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी क्रिया कार्य को हम आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। ये परिभाषा किसकी है? क्वार्टर गुड की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई। इस पे 2 टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। किसी क्रिया कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन में आ जाएगा आवश्यकता, चालक,
उद्दीपन या अभिप्रेरणा, उत्तर होगा अभिप्रेरणा। दूसरा, किसी क्रिया कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। किसने कहा है? कार्टर गुड ने कहा। तो दोनों तरीके से आपको इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। 2 नंबर पे अपन चर्चा करेंगे मैकडूगल। 2 नंबर पर चर्चा करेंगे मैकडूगल। मैकडूगल की परिभाषा भी ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखना है कि मैकडूगल ने क्या कहा है। मैकडूगल ये कहता है कि अभिप्रेरणा वो शारीरिक व मानसिक दशाएं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। सिंपल सी बात होगी, कौन सी दशाएं हैं? शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं। शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। सिंपल से वे में याद रखना है कि मैकडूगल कहता है, विलियम मैकडूगल कहता है कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कार्टर गुड है, फिर भी आप इसको देख के जाइएगा। 3 नंबर पे अपन चर्चा करेंगे, 3 नंबर पे अपन चर्चा करेंगे लावेल। लावेल की डेफिनेशन। अब ये सब चीजें मैं क्या करवा रहा हूं? एक्स्ट्रा में करवा रहा हूं, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि अपन कुछ चीजों को छोड़ देते हैं और वो एग्जाम में आ जाती हैं, इसलिए हमें छोड़ना कुछ नहीं है। तो लावेल ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक और आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से प्रारंभ होती है और तब तक चलती है जब तक आवश्यकता को संतुष्ट नहीं करती। तो इन्होंने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा क्या है? एक मनोवैज्ञानिक, अभिप्रेरणा क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक कह दीजिए आप, आंतरिक प्रक्रिया भी इसने नाम बोला है, आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? आवश्यकता से उत्पन्न होगी और वो तब तक चलेगी जब तक ये आवश्यकता संतुष्ट नहीं हो जाए। यानी कि सिंपल सी थ्योरी होगी, सिंपल से रूप में याद रखना। लावेल कहता है कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक व आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक इसलिए क्योंकि दिखती नहीं, मनोवैज्ञानिक इसलिए क्योंकि हमारी भावों से संबंध रखती है, और ये आवश्यकता से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न हो रही है? आवश्यकता इसको उत्पन्न करेगी, बिना आवश्यकता के मोटिवेशन उत्पन्न नहीं होगा, और ये तब तक चलेगी जब तक वो आवश्यकता क्या नहीं हो जाए? संतुष्ट नहीं हो जाए। ये किसने कहा है? लावेल ने कहा है। तो ये 3 डेफिनेशन आप जरूर देखेंगे, ठीक है। और एक परिभाषा में और चर्चा कर लेता हूं, क्रेचफील्ड। क्रेचफील्ड के अनुसार इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ चीजें हमें देखनी है, ठीक है, क्या चीज क्या है क्या नहीं है। क्रेचफील्ड कहते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, ठीक है, कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं, मैं यहां क्यों बैठा हूं, मैं यहां क्यों लिख रहा हूं, मैं यहां क्यों पढ़ा रहा हूं, आप मुझे क्यों देख रहे हैं, मेरा वीडियो लेक्चर क्यों सुन रहे हैं, हर चीज के पीछे जो क्यों है, उस क्यों का उत्तर कौन है? मोटिवेशन है। तो क्रेचफील्ड क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। ये किसने कहा है दोस्तों? क्रेचफील्ड ने कहा है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चौथी डेफिनेशन, एक चीज और करवा रहा हूं मैं, गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड ने भी अभिप्रेरणा की डेफिनेशन दी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको देखना है। ये कहता है कि विप्रेरणा कोई विशेष कारक या दशा है जो किसी क्रिया को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। मतलब इसने कहा है कि विशेष कारक या दशा है। कौन सा कारक दशा है? विशेष कारक या दशा है जो किसी कार्य को आरंभ करने, क्या करने? आरंभ करने या उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने। अभिप्रेरणा विशेष कारक या दशा है जो किसी कार्य को आरंभ करने और उसे बनाए रखने के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। तो ये दोस्तों डेफिनेशन आपको देखनी है। इसके अलावा करो एंड करो ने भी एक छोटी सी डेफिनेशन दी है कि अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है, ठीक है ना। करो एंड करो जानते हैं, ये 2 व्यक्ति हैं, याद रखना। आपको सिंपल वे में केवल इतना याद रखना है, करो एंड करो। इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा जो है उसका संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है। किससे उत्पन्न करने से है? यानी जो भी क्रिया कार्य आपके सीखने में रुचि उत्पन्न करता है उसको क्या नाम दिया है इसने? मोटिवेशन दिया है। किसकी डेफिनेशन है? करो एंड करो। तो ये मैंने 5 डेफिनेशन की आपके साथ चर्चा की है। स्पेशली आपको याद रखनी है कौन से? गुड की परिभाषा, जो किसी क्रिया कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है, वो गुड ने कहा है। मैकडूगल
विजुअल अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। और तीसरी जो परिभाषा है हमने चर्चा की है लावेल की, अभिप्रेरणा आवश्यक मनोवैज्ञानिक और आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से प्रारंभ होती है और तब तक चलती जब तक आवश्यकता वो संतुष्ट नहीं हो जाए। ये 3 डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। बाकी क्रेजफील्ड, गिलफोर्ड, करवेंट करो, आप देख लें, ये आपकी मर्जी है। बाकी अपनी जो किताब है अवनी मनोविज्ञान, उसमें मैंने खूब सारे डेफिनेशन डाल रखे हैं। तो सब परिभाषाएं पढ़ना दोस्तों संभव नहीं होता है, आप इतना सा जरूर देख लीजिएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन की मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की है। ये तो परिभाषा और अर्थ की चर्चा हो गई, यानी नॉर्मली आपको अर्थ समझना है कि मोटिवेशन वास्तव में क्या है और मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है। अब इस टॉपिक का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट अपन शुरू कर रहे हैं, अभिप्रेरणा की प्रकृति, नेचर ऑफ मोटिवेशन। देखिए, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें और हर टॉपिक में ये बिंदु आता है, हर टॉपिक में बिंदु आता है प्रकृति। चाहे अपन व्यक्तित्व पढ़ें, अपन समायोजन अपन पढ़ें, बाल विकास अपन पढ़ें, अधिगम जब अपन पढ़ें, हर टॉपिक का पहला बिंदु ही होता है प्रकृति का मतलब समझिए। सबसे पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर हम प्रकृति क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रकृति का मतलब ये होता है कि वो विषय जो कंटेंट है उसकी पूरी समझ आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी कि वास्तव में वो क्या है। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछने का तरीका कैसे होता है, मतलब आप इसको कैसे पढ़ के जाएं कि आपका उत्तर गलत नहीं हो। तो प्रकृति का मतलब सिंपल वे में प्रश्न पूछेगा, अभिप्रेरणा के बारे में सही क्या है या विप्रेरणा के बारे में सही क्या नहीं है, सत्य क्या है, असत्य क्या। आपके सामने 4 कथन दिए हुए होंगे, उनमें से किसी एक सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो सही क्या है और गलत क्या है, मतलब पूरा टॉपिक का अर्थ जो है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। ये बिंदु कहलाता है प्रकृति या विशेषता। तो 2 टाइप से प्रश्न पूछ सकता है, अभिप्रेरणा के बारे में क्या सत्य है, अभिप्रेरणा की विशेषता है या नहीं है, मतलब इस प्रकार से 2 टाइप से आपसे प्रश्न पूछेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई भी बिंदु अपन पढ़ रहे हैं, कई बार आपका ये सवाल होता है कि सर कंप्लीटली याद भी नहीं होता, कवर ही नहीं होता, कैसे क्या करें। तो देखिए, कंप्लीट याद कवर नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पहचान लानी है कि यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है। अब तक यहां से कैसे प्रश्न पूछे गए, कम से कम वो जरूर आप पढ़ के जाएं, पूरा आप याद नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रकृति में मैं आपको बताऊंगा कि अब तक जो विभिन्न एग्जाम्स हुई हैं, जितने भी पेपर हुए हैं साइकोलॉजी में, मोटिवेशन टॉपिक की प्रकृति जो है उसके ऊपर अब तक कितने प्रश्न पूछे गए, 4 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए टोटल, अब तक 4 प्रश्न पूछे गए। तो पूरा याद नहीं कर सकते जो मैं पढ़ाऊं, कम से कम आप वो 4 बिंदु कम से कम जरूर पढ़ के जाना कि अभिप्रेरणा की प्रकृति के बारे में 4 बिंदु जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल वे में बता दिया कि प्रश्न पूछने का पैटर्न, 2 चीजें आपको कवर करनी है। पहली चीज आपको क्या कवर करनी है, अभिप्रेरणा जो है उसकी प्रकृति पे कैसे प्रश्न पूछेगा, अभिप्रेरणा के बारे में सही क्या है और सही क्या नहीं है, सत्य क्या है और सत्य क्या नहीं है। सिंपल पैटर्न एग्जाम का ये रहेगा। ठीक है, प्रश्न यहां से कितने पूछे गए हैं, 4 पूछे गए हैं। ठीक है, और 4 में से मान लीजिए मैं 8 विशेषता लिखूं, 10 विशेषता लिखूं, उनमें से 4 या 5 विशेषताएं जो हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं उनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, अभिप्रेरणा की प्रकृति 4 बिंदु मैंने बता दिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ा मैं पूरा रहा हूं। पहली विशेषता, अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया दोस्तों, आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया का मतलब क्या है कि ये बाहरी रूप से आपको दिखाई नहीं देती है, वास्तविक रूप से इसको मोटिवेशन के प्रकार के अपन जब चर्चा करेंगे तो वहां बाह्य भी आएगा, लेकिन जब प्रकृति चर्चा करते हैं तो इसको अपन क्या मानते हैं, ये एक वास्तव में आंतरिक प्रक्रिया है, केवल ये आपको महसूस होती है, बाह्य रूप से परिलक्षित नहीं होती है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसलिए इसको क्या माना गया, आंतरिक प्रक्रिया माना गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये पहली प्रकृति होगी, इंपॉर्टेंट होगी। 2 नंबर पे याद रखना है, अभिप्रेरणा किससे प्रारंभ होती है। ये 2013 थर्ड में एक प्रश्न पूछा गया था कि अभिप्रेरणा प्रारंभ होती है, तो अभिप्रेरणा होने के लिए क्या जरूरी है, अधिगम जरूरी है। जैसे अधिगम के लिए विप्रेरणा जरूरी है, वैसे अभिप्रेरणा के लिए क्या जरूरी है, चालक जरूरी है, क्या जरूरी है। तो अभिप्रेरणा के लिए जरूरी क्या है, अभिप्रेरणा किससे प्रारंभ होती है दोस्तों, आवश्यकता से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है अभिप्रेरणा, आवश्यकता से प्रारंभ होती है। विदाउट नीड मोटिवेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात याद रखना। आप सुन रहे हैं, आप मेरी क्लास पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर नीड है, कि आपको लग रहा है कि रेट का एग्जाम होने वाला, साइकोलॉजी को ढंग से समझना है, वो आवश्यकता आपको प्रेरित कर रही है। आप छोटा सा भी अपन सांस भी ले रहे हैं तो आवश्यकता है, पानी पी रहे हैं तो आवश्यकता है, खाना खा रहे हैं तो आवश्यकता है। जिंदगी में कोई भी क्रिया कार्य बिना आवश्यकता के नहीं होता है। तो मोटिवेशन किससे प्रारंभ होता है, आवश्यकता से प्रारंभ होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ये प्रश्न भी 2013 थर्ड ग्रेड में आ गया। ठीक है,
तीसरी चीज याद रखनी है, अभिप्रेरणा जो है वो कौन सी प्रक्रिया मानी गई है? वैसे शारीरिक प्रक्रिया भी होती है, लेकिन स्पेशली जो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया मानी गई है वो कौन सी मानी गई है? मनोवैज्ञानिक या भावात्मक प्रक्रिया। अभिप्रेरणा को स्पेशली कौन सी प्रक्रिया माना जाता है? मनोवैज्ञानिक या भावात्मक प्रक्रिया माना जाता है। मूल रूप से ये है। रीट 16 का जो आपका पेपर था उसमें भी आपने पेपर दिया है तो आपने देखा होगा, उसमें एक प्रश्न था, अभिप्रेरणा का संबंध है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जहां मनोवैज्ञानिक शब्द आ जाता है वहां याद रखना हमेशा क्या आएगा? भावात्मक। मोटिवेशन एक इमोशन है अपना और कुछ नहीं है। मैं कई बार मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से बातें करता हूं तो आपको लगता है कि सर आप कुछ भी कर जाएं, मतलब आपकी भावनाओं में क्या आता है? एक जबर सा आता है, तूफान सा आता है कि यार मैं कुछ भी कर जाऊं। इमोशंस लाइफ में होने बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर भावनाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं जिंदगी में भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। बिना भावनाओं के लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इमोशंस आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। जो उत्तेजना पैदा होती है वो भावनाओं से पैदा होती है। इसलिए अभिप्रेरणा जो है वो कौन सा पक्ष है? याद रखना, भावात्मक पक्ष है। जिंदगी में बड़ी से बड़ी सफलताओं को अर्जित करने के लिए लाइफ में जिन्होंने बहुत कुछ हटके किया है, चाहे अपन सिकंदर की कहानी पढ़ें, चाहे अपन धीरूभाई अंबानी की कहानी पढ़ें, चाहे रतन टाटा की कहानी पढ़ें, इनमें कहीं ना कहीं इनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? भावनाओं का था, संवेगों का था। इसलिए अभिप्रेरणा हमेशा कौन सा पक्ष होता है? भावात्मक पक्ष होता है। मैंने 3 विशेषताएं लिखी हैं, तीनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। आंतरिक प्रक्रिया है, आवश्यकता से प्रारंभ होती है, और कौन सा पक्ष है? ये मनोवैज्ञानिक पक्ष है। ठीक है, कौन सा पक्ष है? ये मनोवैज्ञानिक पक्ष है। इसको भावात्मक रूप से आप कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता हो गई। अपन चौथी विशेषता की अपन बात करें, अभिप्रेरणा जो है वो कर्मिक प्रक्रिया है, सीक्वेंसिक। ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया था। कर्मिक प्रक्रिया का मतलब समझते हैं आप? कर्मिक प्रक्रिया का मतलब समझ रहे हैं? कर्मिक का मतलब एक सीक्वेंस में चलता है। मोटिवेशन जैसे उत्पन्न हुआ कि साहब आप मोटिवेट हो गए, आप क्या हो गए? मोटिवेट हुए कि मेरे को रेट एग्जाम क्रैक करना है, तो आप वो क्रियाएं करोगे जो सही रूप में है। कि आपने सबसे पहले सिलेबस को देखा, सिलेबस देखने के बाद आपने तय किया कि मुझे रेट में कैसे कितने नंबर चाहिए। ठीक है, मुझे सेकंड पेपर यदि हो रहा है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब एक स्टेप वाइज मुझे कोचिंग करनी की नहीं करनी है, या ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदना है तो किस कोचिंग इंस्टीट्यूट का खरीदूं, कौन से टीचर बेहतरीन है, वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो खुद सफल हैं कि नहीं है। मतलब इन सब चीजों के बारे में आप जानकारी एकत्रित करने के बाद उस एग्जाम की तैयारी शुरू करोगे। मतलब एक स्टेप वाइज चलेगा। ऐसा नहीं कि सीधे आप आए और किताब मनबाजी किताब ली और पढ़ना शुरू कर दी, ये मोटिवेशन नहीं होगा। मोटिवेशन में जो भी क्रियाएं करोगे वो क्या होंगी? स्टेप वाइज होंगी। यानी सीक्वेंस में आप चलोगे, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो एक सीक्वेंस में चीज चलती हैं। तो अभिप्रेरणा कौन सी प्रक्रिया? कर्मिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ये था, सेकंड ग्रेड एग्जाम में जब ये प्रश्न आया था कि अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन है सत्य है, वहां लिखा हुआ था अभिप्रेरणा एक अकर्मिक प्रक्रिया है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। कि मोटिवेशन में हम ये नहीं कि मन मर्जी की क्रियाएं करेंगे, अपन स्टेप वाइज क्रियाएं करते हैं। इसलिए अभिप्रेरणा वास्तव में कौन सी प्रक्रिया होती है? कर्मिक प्रक्रिया होती है। 4 विशेषताएं सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कितनी भी पढ़ाऊं, मैंने कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मैं जब पढ़ रहा हूं तो मुझे ये आइडिया लगना चाहिए कि मैं ये पढ़ लूं, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये 4 तो मुझे पढ़ के जाने। ये अभिप्रेरणा की प्रकृति चल रही है। 5वें बिंदु की अपन चर्चा कर रहे हैं, अभिप्रेरणा साध्य है या साधन है? ठीक है, साध्य है या साधन है? दिमाग काम कर रहा है? मैं पूछ रहा हूं अभिप्रेरणा साध्य होगा कि साधन होगा? साध्य मतलब लक्ष्य है मेरा, साधन उसको प्राप्त करने का तरीका। तो अभिप्रेरणा थोड़ी लक्ष्य है मेरा। अभिप्रेरणा तो उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाला मार्ग है, राजमार्ग है। वहां तक जो पहुंचाएगा वो कौन पहुंचाएगा? मोटिवेशन पहुंचाएगा। तो अभिप्रेरणा साध्य नहीं है। साध्य तो मेरी जिंदगी का कैरियर निर्माण करना, मुझे रिट में टॉप करना है, 90+ नंबर लाने, वो मेरा साध्य है। लेकिन उस लक्ष्य तक मैं पहुंचूंगा कैसे? वो मैं पहुंचूंगा मोटिवेशन के मार्ग से। तो मोटिवेशन क्या हो गया साहब? एक साधन हो गया। क्या हो गया? साधन हो गया। ये साध्य नहीं है। थोड़ा सा आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, 6 नंबर पे, अभिप्रेरणा असतत प्रक्रिया है या सतत प्रक्रिया है? 2 चीजें याद रखनी है। मैं एक असतत शब्द लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं सतत। ठीक है, मोटिवेशन की प्रकृति क्या होती है? मोटिवेशन की प्रकृति सतत होती है। यदि अभिप्रेरणा वास्तविक प्रेरणा है तो ये कहती है कि लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहती है। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक आप रुकोगे नहीं, चलते रहोगे। असतत का मतलब होता है आप रुक गए। तो मोटिवेशन की प्रकृति को क्या माना गया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जब तक जिंदगी में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक आप रुकोगे नहीं। इसको क्या कहा गया है? सतत प्रक्रिया माना गया है। ठीक है,
अभिप्रेरणा 7वीं विशेषता की चर्चा मैं कर रहा हूं, कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद रखना है। अभिप्रेरणा की गति एक समान होती है, अलग अलग होती है। तो अभिप्रेरणा की गति क्या होगी? मेरे अंदर मोटिवेशन अलग लेवल का है, आपके अंदर मोटिवेशन एक अलग लेवल का है, ठीक है, किसी में एक अलग लेवल का है। तो मोटिवेशन जो होता है उसकी गति सब में क्या होती है? अलग अलग होती है, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रभावित करते हैं। सब में इसकी गति क्या होगी? अलग अलग होगी, समान नहीं होगी। गति क्या होगी इसमें? अलग अलग होती है, समान गति नहीं होती है। कोई बहुत फास्ट दौड़ रहा है, कोई उसेन बोल्ट की तरह दौड़ रहा है, तो कोई हिमा दास की तरह दौड़ रहा है, कोई किसी की तरह दौड़ रहा है। सबकी गति अपनी अपनी है, सबका एक तरीका अपना अपना होता है। तो अभिप्रेरणा पे व्यक्तिगत भिन्नताओं का फर्क पड़ता है। अभिप्रेरणा की गति प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। 8वीं विशेषता की अपन चर्चा कर रहे हैं, अभिप्रेरणा में व्यक्ति कौन सी क्रियाएं करता है? तो अभिप्रेरणा में व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है। कौन सी क्रियाएं करता है? चयनात्मक, मतलब सिलेक्टिव क्रियाएं करोगे। मोटिवेशन है तो आप वही क्रियाएं करोगे जो आपकी जिंदगी में सहायक है। कई बार होता है, कई बच्चे कहते हैं सर गुरुजी मैं तो 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 5 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, कभी 1 नंबर से रह जाता हूँ, कभी 2 नंबर से रह जाता हूँ, ठीक है, हर बार कोई ना कोई समस्याएं आ जाती हैं, सर क्या करना चाहिए? देखिए, आप जब अनावश्यक चीजें पढ़ना शुरू कर देंगे तब सिलेक्शन नहीं होगा। मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूँ, अपने लाइव सेशन में भी इस चीज की चर्चा करता हूँ कि जिंदगी में आपके लिए वांछनीय क्या है। यदि आप रियल मोटिवेट हैं तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ऐसे पढ़ना है, ये चीजें मेरे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हैं और ये सहायक नहीं है। यदि मैटर और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, हर जगह मैटर कंटेंट उपलब्ध है, लेकिन पढ़ते समय आपको ये स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी कि वास्तव में मेरे लिए जरूरी क्या है, मुझे वो कौन चीजें पढ़नी है और कौन चीजें नहीं पढ़नी है। तो मोटिवेट यानी अभिप्रेरित व्यक्ति कौन सी क्रियाएं करता है? चयनात्मक क्रियाएं करता है कि ये चीजें मुझे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है और ये सहायक नहीं है तो उनको छोड़ देगा और बाकी को वो नहीं करेगा। तो चयनात्मक प्रक्रिया है। और 9वीं विशेषता जो है वो अभिप्रेरणा क्या है? उत्सुकता युक्त प्रक्रिया। उत्सुकता जानते हैं? एनर्जी, ठीक है, एक उत्साह रहता है आप में, मोटिवेशन है तो आप थकोगे नहीं, थकान शब्द भूल जाओगे। आप कहते हो सर मूड ही नहीं बनता है, हिम्मत ही नहीं होती, सुबह 4 बजे उठा नहीं जाता है। साहब जिनमें मोटिवेशन है वो घोड़े की तरह दौड़ते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? घोड़े की तरह। घोड़ा उत्साह का सबसे चरम संकेत है, याद रखना। घोड़े ज्यादा कोई उत्साही नहीं होता जानवरों में। तो ये घोड़े की तरह हर समय एनर्जी वाट होते हैं कि कुछ भी करना और हर समय करना, कभी थकान इनमें नहीं आएगी। तो अभिप्रेरणा में जो होती है वो उत्साह रहता है। और याद रखना अभिप्रेरणा में ध्यान केंद्रित रहता है, आपका अटेंशन आपका एक जगह ही रहेगा, केंद्रित रहेगा, आप डाइवर्ट नहीं होंगे। किसमें? मोटिवेशन में। तो अभिप्रेरणा एक उत्सुकता युक्त प्रक्रिया भी है और अभिप्रेरणा में क्या रहता है? आपका ध्यान एक जगह केंद्रित रहता है। ये इसकी प्रकृति है, इसको हल्का सा देख के जाना है। मैंने 9 से 10 विशेषताओं की आपके साथ चर्चा की है, कंप्लीटली नहीं पढ़ पाओ, सिंपल सी बात याद रखना। अभिप्रेरणा आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया भी इसको माना गया है, ठीक है। अभिप्रेरणा जो है वो आवश्यकता से प्रारंभ होती है, ठीक है। अभिप्रेरणा जो है वो लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहती है। अभिप्रेरणा कौन सी प्रक्रिया है? कर्मिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा का संबंध हमारे किससे होता है? हमारे इमोशन से, हमारी भावनाओं से होता है, ठीक है। इसके अलावा ये साधन है, सतत चलती है, प्रत्येक व्यक्ति में गति इसके अलग होती है। चयनात्मक सिलेक्टिव क्रियाएं आप लोग करेंगे, ठीक है। उत्सुकता युक्त प्रक्रिया है, ध्यान केंद्रित प्रक्रिया है। ये मोटिवेशन के एक प्रकार से क्या होगी? प्रकृति होगी। समझ में आ गई? सिंपल से वर्ड में याद रखना है। सिंपल प्रश्न पूछेगा अभिप्रेरणा के बारे में, सही क्या है और सही क्या नहीं है। कोई टेंशन नहीं रखनी है, बस आत्मसात करो साइकोलॉजी को। यहां अपन 20 विशेषताओं की भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमने वो चर्चाएं पढ़ी हैं जो हमारे लिए जरूरी था। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रकृति होगी, अर्थ हो गया, परिभाषा होगी। अब इसके बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु की अपन चर्चा करेंगे और वो इंपॉर्टेंट बिंदु है अपना अभिप्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। प्रकार, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की जब अपन चर्चा करते हैं कि अभिप्रेरणा वास्तव में कितने प्रकार की होती है, और मैं विशेष बात बता दूं आपको कि जितने भी अपन पेपर्स देखेंगे पूर्व एग्जाम्स के, चाहे आप रेट के देख लें, आप आरटेट के देख लें, उनके सभी पेपर में यहां से प्रश्न पूछा गया है, बार बार यहां से प्रश्न आता है। तो इस बिंदु को बहुत आराम से समझना है कि अभिप्रेरणा के वास्तव में प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं मोटिवेशन के। मोटिवेशन के जब प्रकार की अपन चर्चा करते हैं तो मूल रूप से मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा,
ठीक है। अब देखिए इनकी लैंग्वेज का चक्कर है, ये इसको अपन इंग्लिश में क्या बोल देंगे, ये इंटरनल मोटिवेशन है और ये कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ठीक है, ये इंटरनल है और ये क्या है, एक्सटर्नल है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। अब आंतरिक को आप जन्मजात भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसको आप, जन्मजात मोटिवेशन भी कहते हैं। अर्थ समझना है, बाकी कुछ नहीं है, जन्मजात मोटिवेशन भी है। आप इसको प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी कह सकते हो। ठीक है, आप इसको स्वाभाविक अभिप्रेरणा भी कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, ये इसके नाम हो सकते हैं। आंतरिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन क्या है, जन्मजात अभिप्रेरणा किसे कहा जाता है, प्राकृतिक किसे कहा जाता है, स्वाभाविक किसे कहा जाता है। तो इंटरनल कह दो, प्राइमरी कह दो, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनलर्न्ड मतलब अनसीख अभिप्रेरणा भी इसको बोला गया है, वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा, अनसीख अभिप्रेरणा, ये वुडवर्थ ने कहा इसको, कि इसको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो अपने आप सीखी होती है, क्योंकि ये मूल प्रवृत्तियों से संचालित होती है। किस संचालित होती है, मूल प्रवृत्तियों संचालित होती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया था इसने, अनसीख अभिप्रेरणा। किसने नाम दिया, वुडवर्थ ने। समझ में आ रहा है। मोटिवेशन के दो प्रकार हैं, पहला आंतरिक, इसको जन्मजात कह दें, प्राकृतिक कह दें, स्वाभाविक कह दें, अनसीखी अभिप्रेरणा कह दें। अनसीखी अभिप्रेरणा इसको जो कहा था वो किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। अनसीखी का मतलब क्या होता है, ये मूल प्रवृत्तियों से संचालित होती है, इसको सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये जन्मजात है। और बाह्य अभिप्रेरणा को आप नकारात्मक अभिप्रेरणा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नकारात्मक अभिप्रेरणा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये नकारात्मक है, ये बाह्य एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जन्मजात। अब इनको अर्थ को समझना आप। ठीक है, ये तो अपन एक नॉर्मली शब्दों के अर्थ की चर्चा कर ली, आप समझना इसमें क्या है। एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, उदाहरण आएगा, और उदाहरण एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है दोस्तों। सिंपल सी थ्योरी आपको याद रखनी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो यदि समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो दिक्कत होगी। ठीक है, आंतरिक को समझो। आंतरिक मोटिवेशन का मतलब क्या है, देखिए आंतरिक मोटिवेशन क्या है, जब मैं किसी क्रिया कार्य को खुद की इच्छा से करता हूं, मेरे पे कोई दबाव नहीं कि उसने कहा इसलिए कर रहा हूं, पापा ने कहा इसलिए कर रहा हूं, मम्मी ने कहा इसलिए कर रहा हूं, मेरी खुद की इच्छा है और मुझे करना चाहिए, मेरी खुद की इच्छा है और मुझे करना चाहिए। ठीक है ना, जिस क्रिया या कार्य को करने से मुझे सुख व संतोष मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखना, जहां सुख की बात आ गई, किसकी बात आ गई, सुख की बात आ गई, जहां संतोष की बात आ गई, ठीक है, जहां आनंद की बात आ गई, ठीक है, किसकी बात आ गई, आनंद की बात आ गई। जिस किसी क्रिया कार्य को मैं अपनी खुद की इच्छा से करता हूं और जिसको करने से मुझे क्या मिलता है, सुख मिलता है, जिसको करने से मुझे संतोष मिलता है और जिसको करने से मुझे क्या मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, वो मोटिवेशन कौन सा है, आंतरिक। समझ में आ रहा है। किसी भी क्रिया कार्य को स्वयं की इच्छा से करना तथा जिस अभिप्रेरणा को करने से सुख की प्राप्ति हो, जिसको करने से संतोष मिले और जिसको करने से मुझे आनंद मिले, वो मोटिवेशन कौन सा होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। कौन सी प्रेरणा होगी, आंतरिक। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल वे में समझो। ठीक है, यह अभिप्रेरणा क्या करती है, किसी कार्य का प्रारंभ भी करती है, मतलब उस कार्य को प्रारंभ तो करेगी, स्टार्ट तो करेगी, और तब तक चलेगी जब तक वो कार्य खत्म नहीं हो जाए, लक्ष्य प्राप्ति तक उस कार्य तक ये चलेगी। समझ में आ रहा, तीन बातें बताई हैं मैंने, सिंपल वे में समझना है। मोटिवेशन दो प्रकार का, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक का मतलब क्या है, इसको जन्मजात कह दें, इंटरनल कह दें, प्राकृतिक कह दें, स्वाभाविक कह दें, अंशिक अभिप्रेरणा कह दें। ठीक है, ये वो अभिप्रेरणा है जिसको करने से हम अपनी खुद की इच्छा से करते हैं, जिसपे कोई दबाव नहीं होता है, और जिसको करने से मुझे क्या मिलता है, सुख मिलता है, संतोष मिलता है और आनंद की प्राप्ति होती है। वो मोटिवेशन कौन सा होता है, आंतरिक मोटिवेशन होता है। ठीक है, ये भी प्रेरणा क्या करती है, उस कार्य को प्रारंभ भी करती है, और जब तक वो कार्य लक्ष्य प्राप्ति तक, लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाएगा तब तक ये रुकती नहीं है। इसलिए सबसे पावरफुल मोटिवेशन किसको माना जाता है दोस्तों, आंतरिक को माना जाता है। किसको माना जाता है, आंतरिक को माना जाता है। समझ में आ गया, नहीं है। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, खूब सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक जैसे एग्जाम्पल अपन बना रहे हैं। ठीक है, आपको भूख लग रही है, क्या लग रही है, आपको भूख लगी। ठीक है, जैसे भूख लगी तो आपको कोई कहेगा कि बेटा खाना खा ले, नहीं, किसी को करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपको भूख लगी आप तुरंत खड़े हुए और जाके अपना खाना खाना शुरू कर दिया, चाहे कितना भी एक अच्छा खाना क्यों नहीं, वो भी अच्छा लगेगा। किसी ने आपको प्रेरित नहीं किया, आप खुद अपनी इच्छा से हुए। जैसे आपको प्यास लगी तुरंत क्लास में से उठे और चले गए पानी पीने के लिए, किसी ने मोटिवेट किया आपको, नहीं, आपके अंदर से इच्छा हुई और आपने
वो कार्य कर लिया, ठीक है। आपको जैसे ही आपको मलमूत्र त्याग करने के लिए जाना है, सुसु करने के लिए जा रहे हो, तो कोई कह रहा है कि आपको मोटिवेट कर रहा है क्या? नहीं, अंदर से एक इच्छा हुई कि मुझे सुसु करना चाहिए, सुसु करने के लिए चले गए, ठीक है। जैसे काम है, ठीक है, नींद आ रही है आपको, तो नींद आ रही है तो कोई कहेगा नहीं बेटा सो जा। वो नींद जब आएगी तो आपको चाहे किसी भी जगह आप बैठे हो क्यों ना, वो उसी समय नींद आ जाएगी। नींद क्या है? इंटरनल मोटिवेशन है। तो जहां भूख की अपन बात करें वो आंतरिक प्रेरणा है, प्यास की अपन बात करें आंतरिक प्रेरणा है, नींद की बात करें आंतरिक प्रेरणा है, काम की बात करें आंतरिक प्रेरणा है, ठीक है। आत्मसम्मान की बात करें, सेल्फ रेस्पेक्ट की जहां बात आती है वो आत्म प्रेरणा है, ठीक है। मातृत्व प्रेम, कई बार आपने देखा है कि एक माँ होती है, जैसे उसने बच्चे को देखा तो तुरंत गोद में ले लेती है। माँ ने अपने बच्चों को क्या लिया? तुरंत गोद में ले लिया। अपन कहते हैं देखो नाटक कर रही हो, नाटक नहीं कर रही साहब, वो उसकी जन्मजात मोटिवेशन है, वो उसका प्रेम है उसके प्रति, वो स्वाभाविकता है। तो मातृत्व जो प्रेम होता है वो क्या होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ठीक है। भूख आंतरिक प्रेरणा है, प्यास आंतरिक प्रेरणा है, नींद आंतरिक प्रेरणा है, काम आंतरिक प्रेरणा है, ठीक है। किसी टीचर के प्रति आपका श्रद्धा का भाव है, आदर का भाव है, जैसे आपने अपने आइडियल टीचर को देखा और तुरंत आप झुक गए और नमस्कार किया, पैर छुए, कौन सा मोटिवेशन है? आंतरिक प्रेरणा है, ठीक है। कई बार होता है कि आप आराम कर रहे हैं, थक गए, सुस्ता रहे हैं। सीटेट में एक प्रश्न आ गया था, एक बच्चा आराम कर रहा है, कौन सा मोटिवेशन है? आंतरिक प्रेरणा है। एक प्रश्न बहुत बार आता है, सफलता की इच्छा, उपलब्धि, सफलता की बात आ जाए चाहे उपलब्धि की बात आ जाए, ठीक है ना, ये कौन सा मोटिवेशन है? आंतरिक मोटिवेशन। इसमें बहुत प्रश्न पूछे गए भाई, भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, आत्मसम्मान, मातृत्व प्रेम, श्रद्धा का भाव, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीजें समझ जाओगे। सबसे अधिक प्रश्न जो एग्जाम में आता है वो आता है सफलता उपलब्धि। कई बच्चों को लगता है सफलता उपलब्धि अर्जित होता है, लेकिन इसको जन्मजात प्रेरक माना गया है। यहाँ पे उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा, इसको एक प्रकार से बच्चे का आंतरिक भाव माना गया है। ये प्रेरक तो अर्जित होता है, उपलब्धि प्रेरक, लेकिन इसको माना गया है यहाँ मोटिवेशन में, किसमें? आंतरिक में। तो सफलता प्राप्त करने की इच्छा, जैसे एक पर्सन बहुत बार बच्चे मेरे से पूछते हैं, एक बच्चा मेडिकल परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। वो मेडिकल परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, किसी के लिए नहीं कर रहा है। उसमें ये लिखा होता है कि वो पापा के कहने पर कर रहा है, मम्मी के कहने पे कर रहा है। यदि वो ऐसा करेगा तो उसको कितना बड़ा पुरस्कार मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, तो बाह्य मोटिवेशन हो जाता। लेकिन वो अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए कर रहा है, वो कौन सा मोटिवेशन है? आंतरिक अभिप्रेरणा है, यानी वो खुद के लिए कर रहा है। तो जिंदगी में कोई भी कॉम्पिटिशन का, प्रतियोगी एग्जाम का कोई ऐसा एग्जाम्पल आता है जहां ये बाह्य परिलक्षण नहीं है, तो इसका मतलब मोटिवेशन कौन सा हो जाएगा? आंतरिक। समझ में आ गया? भूख, प्यास, काम, नींद, ठीक है, मलमूत्र त्याग, सफलता, उपलब्धि, ठीक है, आपका मातृत्व प्रेम, आत्मसम्मान, श्रद्धा का भाव, खेलना, कई बच्चे खेलते ना, खेलते हैं, खेलना भी याद रखना कौन सा भाव है? इंटरनल है, ठीक है। आप जो अनुकरण करते हैं उसको भी क्या माना गया? इंटरनल मोटिवेशन। तो स्पेशली आपको क्या याद रखना है? भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, सफलता की इच्छा, ठीक है, या उपलब्धि, संबंध बनाना, रिलेशनशिप बनाना, वैसे प्रेरक अर्जित होता है, लेकिन ये माना किस में गया? इंटरनल मोटिवेशन में माना गया। मातृत्व प्रेम इंटरनल मोटिवेशन में, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आंतरिक प्रेरणा पे समझ में आ गया, एक तो नाम याद रखना। अंशी की विप्रेरणा किसने कहा? इसको वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है। सुख, संतोष और आनंद की प्राप्ति जिसे विप्रेरणा से होती है, वो कौन सा मोटिवेशन? आंतरिक है। ये विप्रेरणा क्या करती है? कार्य को प्रारंभ करती है और जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक आप रुकोगे नहीं। कौन सा मोटिवेशन है? आंतरिक प्रेरणा है। खेल है, सफलता की इच्छा है, ये सब किस में आते हैं? आंतरिक प्रेरणा में आते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूं आपसे, इनमें से कौन सा उदाहरण आंतरिक विप्रेरणा का है? ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल आ गया, एक बालक एक पुस्तक को इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि पापा उसकी पिटाई करेंगे। एक बालक पुस्तक को इसलिए पढ़ रहा है, बी ऑप्शन में, क्योंकि टीचर उसको दंड देगा। एक बालक उस किताब को इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसके करने पे उसे एक ट्रॉफी दी जाएगी। वो बालक उस पुस्तक को इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि पढ़ने में उसे आनंद आ रहा है। कौन सा इंटरनल मोटिवेशन है? डी ऑप्शन, आंतरिक अभिप्रेरणा। जब किसी क्रिया कार्य को अपनी इच्छा से करते हो जहां में सुख, संतोष, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, वो मोटिवेशन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आप तो याद रखना, ये आनंद शब्द जरूर आएगा लगभग, ठीक है, या सफलता की इच्छा वाला प्रश्न आएगा, इसको अपन क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रेरणा, ठीक है। तो ये आंतरिक प्रेरणा याद रखना, ठीक है। आंतरिक प्रेरणा के बाद अपन चर्चा करेंगे बाह्य विप्रेरणा। बाह्य प्रेरणा क्या है? नेगेटिव बाह्य मोटिवेशन, ये दूसरा प्रकार है अपना, ठीक है। आंतरिक की अपनी चर्चा कर ली, ठीक है। अब बाह्य विप्रेरणा क्या है? बाह्य विप्रेरणा का मतलब आप क्या समझते हैं? इसको आप नकारात्मक अभिप्रेरणा भी आप इसको बोल सकते हैं।
इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। देखिए, आंतरिक समझ में आ गई तो बाह्य नकारात्मक समझ में आने में आपको जोर ही नहीं आएगा। आंतरिक में मैं हर क्रिया कार्य को अपनी इच्छा से कर रहा था, और बाह्य में क्या होगा, मैं दूसरों के दबाव में आके करूंगा। किसी भी क्रिया कार्य को मैं दूसरों के दबाव में आके करता हूं, मेरी खुद की इच्छा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं इसलिए कर रहा हूं। प्रशंसा की बात जहां भी आ जाए कि यदि मैंने ऐसा किया तो वो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मम्मी मेरी प्रशंसा करेगी, पापा मेरी प्रशंसा करेंगे, ये कौन सा भाव हो गया? तो प्रशंसा जहां भी आ गया वहां कौन सी प्रेरणा होगी? बाह्य प्रेरणा होगी। कौन सी प्रेरणा होगी? बाह्य प्रेरणा। समझ में आ गया? प्रशंसा कौन सी प्रेरणा है? बाह्य प्रेरणा है। पुरस्कार की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? पुरस्कार, कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे इतनी बड़ी ट्रॉफी दी जाएगी, ये पुरस्कार क्लास में प्रथम आने में मुझे दिया जाएगा। पुरस्कार जहां भी आ गया वो कौन सी प्रेरणा है? बाह्य प्रेरणा। दंड जहां आ गया वो कौन सी प्रेरणा है? बाह्य। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मिलेगा, इसलिए मैं दंड से बचने के लिए कार्य कर रहा हूं। प्रतिस्पर्धा जहां कहीं भी आ जाए, क्या जाए? प्रतिस्पर्धा का भाव आ जाए, वो पढ़ रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे साथ वाला तैयारी कर रहा है, कहीं उसका सिलेक्शन हो जाए और मैं रह जाऊं, ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो कंपटीशन की भावना भी हमेशा याद रखना किस में आती है? बाह्य मोटिवेशन में। प्रशंसा बाह्य प्रेरणा, पुरस्कार बाह्य प्रेरणा, दंड से बचना बाह्य, प्रतिस्पर्धा, शिक्षण सहायक सामग्री भी इसमें आएगी। टीचिंग एड से प्रभावित हो गए आप, ठीक है, टीचिंग एड से प्रभावित होकर कोई कार्य कर रहे हैं, तो टीचिंग टीएम के माध्यम से, टीचिंग एड के माध्यम से आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसकी से प्रेरित हो गए, उस टीचर के टीचिंग एड से प्रभावित होकर उस कार्य को सीख रहे हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, ये भी किस में आ जाएगा? बाह्य मोटिवेशन में आ जाएगा, ठीक है। या किसी दूसरे व्यक्ति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया, टीचर का प्रभाव आपके पड़ गया, धीरे सर से प्रभावित हो गए और उसकी वजह से आप कर रहे हो, ये भी क्या है? बाह्य मोटिवेशन है। लक्ष्य उद्देश्य कोई बाह्य मोटिवेशन में माना गया है, ठीक है ना। लक्ष्य उद्देश्य वैसे देखने में अपने को लगेगा आंतरिक, बट वो बाह्य रूप से आपको प्रेरित कर रहा है, तो वो भी क्या है? बाह्य मोटिवेशन है, ठीक है। आपके टीचर के साथ संबंध कैसे हैं, रिलेशनशिप कैसे हैं, वो भी बाह्य मोटिव। कई टीचर के साथ अपने इतने क्लोज संबंध होते हैं, उस टीचर को देख के एक मोटिवेशन आता है, तो अध्यापक छात्र की जो संबंध है वो भी क्या होता है? बाह्य मोटिवेशन होता है। तो ये बाह्य मोटिवेशन है, समझ लो नॉर्मली अर्थ में, किसी भी क्रिया कार्य को दूसरों के दबाव में आके करना, ठीक है। मेरी खुद की इच्छा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ, पापा के कहने पे, मम्मी के कहने पे, टीचर के कहने पे, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, दंड से बचने के लिए, टीचर से प्रभावित होकर, टीचिंग एड से प्रभावित होकर, प्रतिस्पर्धा से प्रभावित होकर कोई कार्य करते हैं, वो मोटिवेशन कौन सा होता है? बाह्य मोटिवेशन होता है।